नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात आज करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कुछ तेजी फिर से लौटती हुई नजर आई है। आपको बता दें कि इस हफ्ते रोजाना 3 से 5% की उठापटक कच्चे तेल में देखने को मिली है, लेकिन अब बाजार को ये लगता है कि हाँ, यूएस फेड रेट हाइक बहुत जोर से नहीं होगी। कुछ बहुत मांग यहां पर निकल के आ रही है और एक गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है जिसका मानना है कि 2023 के मिड तक यहां पर अच्छी खासी तेजी कमोडिटीज में लौटेगी, फिर चाहे वो कच्चा तेल हो या फिर कॉपर और कुछ सहारा उस वजह से भी हमने यहां पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। साथ ही बात करेंगे यहां पर सोने चांदी की। इस हफ्ते दोनों ही कमोडिटी सोना और चांदी पॉजिटिव में कारोबार कर रहे हैं और अगर आपको नवंबर का बताएं तो अब तक सोने में करीबन यहां पर 5% की बढ़त और चांदी 11% नवंबर के महीने में बढ़ चुकी है। लेकिन इस महीने के आखिरी हफ्ते में आपको कैसे कारोबार करना चाहिए उस पर करेंगे चर्चा। साथ ही यहां पर बात करेंगे आटे की, जहां पर कुछ बहुत भाव हमने यहां पर बढ़ते हुए देखे हैं। क्या है लेटेस्ट रिपोर्ट, क्या है आगे जाके प्राइस की स्ट्रैटेजी, बताएंगे आपको। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा, वेंचुरा सिक्योरिटीज के एनएस रामास्वामी। हम कच्चे तेल पर बात करेंगे ओएनजीसी के फॉर्मर चेयरमैन आरएस शर्मा से, और साथ ही शिवाजी रोल ऑफ फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बात यहां पर गेहूं और आटे में आई तेजी पर। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक गेहूं 5% तो आटा 4% महंगा हुआ है। क्या है पूरी खबर और कितने समय में यह बढ़त देखने को मिली है और क्या है सरकार की मंशा इसके ऊपर, ये सब सुनने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी असीम मनचंदा के साथ, जो हमारे साथ अब कार्यक्रम में जुड़े हैं। असीम नमस्कार। जी हाँ, इन्फ्लेशन जहां तक आटे और गेहूं में है बरकरार है, कैसे देखते हैं आप जो लेटेस्ट सरकारी आंकड़े हैं? देखिए, गेहूं और आटे की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जो देखने को मिल रही है। एक महीने की बात करूं तो गेहूं की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी, आटे की कीमतों में 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन वहीं मैं अगर एक साल की बात करूं तो गेहूं की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी और आटे की कीमतों में 23% की बढ़ोतरी जो मिली है। तो खासतौर पर भी सरकार इसको मॉनिटर जो है वो कर रही है। सरकार की तरफ से हम कोई खास कदम आता हो जो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सरकार बड़ी मुश्किल से बफर स्टॉक के नियमों को पूरा जो है वो कर पा रही है। तो ओपन मार्केट सेल्स को आप यहाँ पे पूरी तरह से रूल आउट कर दीजिए कि सरकार ओपन मार्केट सेल जो है वो नहीं करेगी गेहूं का। अब बाकी स्टेप सरकार इसको लेकर के क्या ले सकती है, खासतौर पे एक तो ये तक हो सकता है कि सरकार स्टॉक लिमिट जो है वो लगा सकती है। दूसरा, सरकार जो है गेहूं पे इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम कर सकती है। तो गेहूं पर अगले हफ्ते इंटरनेशनल कमेटी की बैठक जो होने वाली है, जो इस पूरे दामों की समीक्षा जो है वो करेगी। तो उसकी तरफ से हमको कोई स्टेप्स जो आते हुए जो है वो देख सकते हैं। अभी सरकार ने कोई क्लैरिटी जो है इसको लेकर के नहीं दी है कि क्या स्टेप जो है वो लगाएगी। सरकार ने कहा है कि हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि कितने प्राइस बढ़ते हैं, क्योंकि अभी नई फसल आने में भी टाइम है। नई फसल जो है आगे चल करके मार्च और अप्रैल में आएगी, तब तक दाम जो है और भी जो है बढ़ सकते हैं या आपको बढ़ते हुए जो है वो दिखाई देंगे। तब देखना होगा कि सरकार इसको लेकर के क्या कदम जो है उठाने जा रही है। ऑल राइट, तो वो तो ऑफ कोर्स लेटेस्ट खबर यहाँ पर असीम की तरफ से। अजय, आप कैसे देखते हैं? और जैसे असीम कह रहे हैं कि पिछले अगर एक महीने की बात की जाए, इस साल की बात की जाए, तो गेहूं तो महंगा हुआ ही है, आटा उससे कहीं ज्यादा महंगा हुआ है। और जैसे बात की जा रही है कि जो ओपन मार्केट में गेहूं की सेल की बात है, आई थिंक काफी हद तक बाजार अब उस पर टिका है। अगर वो आता है तो कुछ सोलेस यहाँ पर है, अदरवाइज और तेजी देखने को मिल पाएगी। क्या लगता है आपको, सरकार मीटिंग में क्या कुछ एजेंडा रख सकती है और क्या स्टेप्स ले सकती है? देखिए, सरकार ने तो साफ कर दिया है कि उनके हिसाब से कोई ऊंचे स्तर पर नहीं है गेहूं के दाम। अगर जो नई एमएसपी को देखा जाए और आगे जो किसानों को जो है सही कीमत मिलने की बात है, उसके हिसाब से सरकार के हिसाब से तो कोई ऊंचे स्तर पे नहीं है। और उन्होंने ये भी अभी खुलासा कर दिया है कि उसके हिसाब से अभी ओपन मार्केट सेल्स स्कीम की योजना की कोई जरूरत नहीं है। बाजार में उनके हिसाब से सफिशिएंट है और ये जो दाम है ये रीजनेबल है, कोई जो है ऊंचे नहीं है। हाँ, ये जरूर है, अगर इंपोर्ट की तरफ से अगर सरकार जो है 40% जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको जीरो पे ले आता है, तो हो सकता है कि अपर साइड जो है कैप हो जाए। उससे अभी ऑस्ट्रेलिया की क्रॉप आने वाली है, उससे जो है थोड़ा सा एक आर्बिट्राज बन सकता है और कुछ लोग जहां पर शॉर्टेज एंटिसिपेट कर रहे हैं, खास तौर पे सदर्न पोर्ट्स पे कुछ इंपोर्ट्स किए जा सकते हैं, अगर सरकार जल्द इस फैसले को सुधार दे जहां तक इंपोर्ट ड्यूटी का सवाल है। अजय, अगर अगले हफ्ते की मीटिंग में ये स्टेप लिया जाता है तो कितनी जल्दी आप इंपोर्ट आता हुआ देखते हैं? मुझे लगता है कि जो है अगर सरकार क्लियर करके नोटिफाई कर देता है तो जरूर जनवरी में जो है इक्का दुक्का जहाज जो है सदर्न पोर्ट को हिट कर सकता है। और ये अभी लोग सरकार की तरफ ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये कर देगी तो लोग ट्रेड को फॉरवर्ड टेक करेंगे। और तब तक अगर ओपन मार्केट में भी नहीं आता है, इंपोर्ट भी जनवरी में आने वाले हैं, तो दिसंबर में प्राइसेस की स्थिति क्या रह सकती है? देखिए, अभी ये मार्केट्स जो है थोड़े से वॉलेटाइल हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड आएगी जो है मार्केट में जो है थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिलेगी।
लेकिन ये भाव आज की तारीख में काफी अच्छे हैं। सेलर्स को जो है इस भाव में सेल करने के लिए आ जाएंगे, ऐसे सबको उम्मीद है। तो मोर और लेस 2-3% से ज्यादा अब यहाँ से जो है बाजार ऊपर जाता हुआ नहीं नजर आ रहा। असीम, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं? जी, एक सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो नई फसल है उसको आने में भी काफी टाइम है। मार्च अप्रैल में हम आना फसल जो है उसका शुरू होना होता है। तो आप लगता है कि तब तक हम स्टेबल रहेंगे और ये दाम जो है इससे आगे नहीं बढ़ेंगे? देखिए, रियल टेस्ट जो है वो रहेगा जनवरी फरवरी में। अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी घटा देती है और जीरो कर देती है तो जरूर जो है जनवरी फरवरी में कोई तरह के सप्लाई की जो है एश्योरेंस हो जाएगी सदर्न पोर्ट्स में। अगर वो नहीं करती है तो डेफिनेटली जो है जनवरी फरवरी बिगेस्ट टेस्ट रहेगा। उस टाइम पे जो है अगर शॉर्टेज महसूस हुई बाजार में तो डिमांड पूरी करने के लिए जो है बाजार जो यहाँ से 1-2 रुपए किलो बढ़ सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सरकार जो है इंपोर्ट ड्यूटी घटा देगी ताकि जो है मार्केट्स में कुछ तरह की स्थिरता आए। अजय, एक और सवाल फाइनल मेरी तरफ से कि शादियों का सीजन अभी जारी है जो कि जनवरी फरवरी दिसंबर जैन फेब तक भी यहाँ पर चलने वाला है। किस तरह की मांग है फिलहाल बाजार में, किस तरह की अवेलेबिलिटी है? अभी तो क्योंकि दाम इतने बढ़ चुके हैं, डिमांड जो है थोड़ी सी म्यूटेड है, पर ये एक राउंड ऑफ बाइंग आने वाली है जरूर अगले हफ्ते 10 दिन में। राइट नाउ सब वेट एंड वॉच में है। सरकारी नीति के हिसाब से जो है अगर कोई ओएमएसएस आता है या नहीं आता है, उस वजह से बाजार जो है एब्सोल्यूट स्पॉट में कन्वर्ट हो गया। कोई स्पेकुलेट करना नहीं चाहता क्योंकि बिग हिट लग सकती है अगर इस प्राइस लेवल पे जो है अगर गवर्नमेंट 3-4 मिलियन टन मार्केट में ऑफलोड करने का फैसला करता है। तो अभी मोर और लेस वेट एंड वॉच टाइप का ही सिचुएशन चलता है। यानी कि अजय, यहाँ से और महंगाई की हम तक को देख सकते हैं आगे। जैसे आपने कहा दिसंबर में इन एनी केस 2-3% की तेजी आ सकती है। जनवरी फरवरी एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट महीने रहेंगे, मांग तो आएगी और अगर इंपोर्ट भी तब तक ही आते हैं और ज्यादा भी नहीं आते हैं तो वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पर फिर किस तरह के भाव बढ़ सकते हैं अगले 3 महीने को अगर व्यू में लिया जाए? देखिए, टेक्निकल एनालिस्ट और जो बाजार के एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि इस साल दिल्ली 30 रुपए जो है गेहूं हो जाएगा, जो अभी 28.5 के लगभग चल रहा है जी। तो अब देखिए उनका अनुमान कितना सही निकलता है। पर मार्केट जो है उस चीज को एक मेंटली प्रिपेयर्ड है कि हो सकता है जो इस साल अगर सरकार कोई सही कदम नहीं उठाती है तो 29-30 रुपए दिल्ली छू सकता है। ऑलराइट, यहाँ से यानी कि और भी महंगाई बाजार में आती हुई नजर आएगी। 30 रुपए किलो तक यहाँ पर भाव जाते हुए नजर आते हैं और ऑफकोर्स शादियों का सीजन भी है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी अगले 3 महीने यहाँ पर लगातार बढ़त की एक्सपेक्टेशन। असीम, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, वो खबर भी लाने के लिए, अजय आपका भी उसका पूरा विश्लेषण करने के लिए। एक राय यहाँ पर रवि की भी ले लेते हैं। रवि, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि फूड ग्रेन्स के प्राइसेस हमने फिर से कुछ बढ़ते हुए देखे हैं? जरूर से जो आगे बात हो रही थी टेक्निकल एनालिसिस जो पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे तो वहां पे स्पॉट प्राइसेस में ऐसा दिख रहा है कि 2900 तक के प्राइसेस यहाँ से एक्सटेंड होने चाहिए। इन साथ में देखे तो अभी तक वैसे डिमांड सप्लाई सिनेरियो में कोई इतना ज्यादा मिसमैच नहीं है, बट जैसे आगे जनवरी फरवरी में अगर डिमांड निकले और उस टाइम पे अवेलेबिलिटी ये स्तर पे रही तो मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा बहुत एक सेंटिमेंट प्राइस में उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि प्राइसेस 2200 से लेके 2800-2700 तक काफी शॉर्ट टाइम में हुए हैं और 4-5% की तेजी तो शार्पली हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में देखे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा कोशियस होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में प्राइसेस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे 2600 से लेके 2780 ये रेंज में रह सकते हैं। अगर 2780 से 2800 पे प्राइसेस मिले तो एक बार सेलर्स को अपनी पोजीशन वहां पे अनवाइंड करनी चाहिए। उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी तब होगी जब गवर्नमेंट इंपोर्ट को अलाउ नहीं करेगी या ड्यूटी कट नहीं करेगी। बट अगर ड्यूटी कट नहीं हुई तो मेरे हिसाब से 2900 तक के एक्सटेंडेड टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर तो कोई रिस्पाइट नहीं है। आटा और गेहूं दोनों में ही भावों में बढ़त है, चाहे टेक्निकली देखें या फंडामेंटली। यहाँ से और महंगाई आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बार गुआर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि ये हफ्ता बहुत ज्यादा उठापटक वाला रहा। चाहे फंडामेंटल्स देखें, चाहे ऑन चार्ट्स आप गुआर के प्राइसेस देखें, एक उठापटक यहाँ पर जारी रही है। निचले स्तरों से फिर से यहाँ पर खरीदारी आई है। रवि, इन करंट लेवल्स पे अब क्या करने की राय है अगले हफ्ते के लिए? मेरे हिसाब से तेजी बनी रहेगी। जो मार्जिन हायर के एज वेल एज देखे तो इतनी बड़ी रैली 4500 से लेकर 6200 की गुआर सीट यानी 8900 से 12800 तक की रैली गुआर गम में आई तो थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, थोड़ा टाइम करेक्शन होगा। तेजी अभी भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में इंटेक है, ऐसा कुछ अभी डिमांड सप्लाई में चेंज नहीं हुआ है। तो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे। नेक्स्ट वीक के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है तो 5800 के करीब गुआर सीट एंड 12000 के करीब गुआर गम में
एक बार स्टॉप लॉस के साथ बाइंग पोजीशन बनानी है। गुआर गम का स्टॉप लॉस 11,720 का रहेगा। मैं फिर से 13,000 तक के टारगेट गुआर गम में एक्सपेक्ट नेक्स्ट वीक में कर रहा हूँ। एज वेल एज गुआर सीड में अगर आप 5800 पे बाइंग पोजीशन बनाते हैं, 5680 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन आपकी होल्ड करनी चाहिए। अपर साइड 6200 तक के टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो तेजी इंटैक्ट है। हालांकि जो कुछ टेक्निकल वजह है, जो मार्जिन बढ़ा है, इस हिसाब से थोड़ा मार्केट में वॉल्यूम कम हुआ है, एज वेल एज इतनी तेजी के बाद थोड़ा टाइम करेक्शन है, बट ओवरऑल ट्रेंड मुझे अभी भी अप लग रहा है। रवि, इसके साथ साथ ही यहाँ पर मसालों पे क्या राय है, क्योंकि यहाँ पर भी चाहे धनिया की बात करें या फिर हल्दी की बढ़त हमने यहाँ पर ओवरऑल नवंबर के महीने में अब तक टिकती हुई देखी है। स्पाइसेस में मेरा मानना है कि टर्मरिक में ये लेवल पे थोड़ा बॉटम बन चुका है एंड प्राइसेस में थोड़ा अभी वैक्यूम है। कोई भी लोअर लेवल आपको 7,250 के करीब मिले तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। 7,120 का स्टॉप लॉस। मुझे लग रहा है कि अगले सप्ताह में 7,500 तक के लेवल्स आपको टर्मरिक में देखने को मिल सकते हैं। वहीं जीरा में लगातार प्रेशर बना हुआ है, जो मैंने आगे भी कई शो में हाईलाइट किया था जब 25,000 था, क्योंकि इसमें क्या है कि लास्ट ईयर का जो सोइंग बेस है वो काफी लोअर है, तो इस साल जो सोइंग के जो डेटा आएंगे वो आपको ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में काफी अच्छे लगेंगे। और आई थिंक एक्सपोर्ट्स भी 37% क्वार्टरली लास्ट क्वार्टर में कम थे, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे सेल ऑन राइस का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक 23,800 के करीब बेच के चले, 24,200 का स्टॉप लॉस, डाउन साइड 23,200 तक के टारगेट आपको जीरा में देखने को मिल सकते हैं। तो टर्मरिक में बाय, वहीं जीरा में सेल करके व्यापार लिया जा सकता है। ऑलराइट रवि, अगर कोई इन्फ्लेशन वॉच कर रहा है तो उसमें आपकी स्ट्रैटेजीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि खरीदारी की राय गेहूं में, खरीदारी की राय गुआर में, मसालों में भी ओवरऑल बाइंग स्ट्रैटेजी ही है। एक फाइनल कॉल आपसे कॉटन में भी लेना चाहेंगे, वहां पर क्या व्यू है? कॉटन कॉम्प्लेक्स में मुझे अभी कोकोट कपास खली में लग रहा है कि अभी भी वैक्यूम है। थोड़ा बहुत प्राइसेस ये सप्ताह में चला है, बट फिर भी ये लेवल पे मुझे कोकोट पे अच्छा ट्रस्ट आ रहा है। 2800 का एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस था, उसने क्रॉस किया, तो बाय करके चले 2800 के करीब। 2720 स्टॉप लॉस, ऊपर 2900 तक के लेवल्स आपको जल्दी आते हुए दिखेंगे। वहीं कॉटन में मेरा मानना है कि प्राइसेस में 32,000 के ऊपर लेवल सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल है। जो मैं दिसंबर जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बात कर रहा हूँ, तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में दूसरा जो है चाइनीज जो कंसर्न है डिमांड को लेके, और फिर से वहां पे लॉकडाउन सीरीज चालू हुई है, तो मुझे लग रहा है कि चाइनीज डिमांड को लेके काफी बड़े कंसर्न्स इंटरनेशनल बेंचमार्क में आएंगे, तो वहां पे थोड़ा रेस्टिव मूव रहेगा। 30,000 के जितने करीब मिले सेल करके चले। 32,280 का स्टॉप लॉस, डाउन साइड 31,400 तक के टारगेट में उम्मीद कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो वो सभी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में आपके लिए स्ट्रैटेजी है। अगले हफ्ते आपको यहाँ पर किस तरह का कारोबार करना है रवि ने आपको बताया है। बहुत शुक्रिया रवि कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो फुल फोकस यहाँ पर नॉन एग्रो स्पेस पे डालेंगे और बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर अच्छी खासी उठापटक के साथ आज भी कारोबार। नमस्कार, हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर एनएस रामास्वामी और ओएनजीसी के फॉर्मर चेयरमैन आरएस शर्मा। बात हम कच्चे तेल की करेंगे, जहां पर इस हफ्ते और इस महीने अच्छी खासी उठापटक रही है। मिस्टर रामास्वामी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम नवंबर का महीना देखें तो $98 का हाई ब्रेंट ने बनाया, उसके बाद 84 का लो बनाया, यानी कि एक $14-15 की रेंज हमने पिछले 20 दिन में आते हुए देखी है। ऑन चार्ट से कैसा दिखता है और आगे आपके क्या व्यूज हैं? पिछले सेशन में हमने नवंबर फर्स्ट वीक में यही फोरकास्ट किया था कि लगभग ब्रेंट 100 की तरफ जाएगा, और वैसे ही WTI 92 छुआ और ब्रेंट करीब $97-98 तक पहुंचा। तो वो फोरकास्ट जो था वो सही निकला। उसके बाद वो करेक्शन होने के बाद अभी दोबारा एक बार अभी 78 के भाव WTI NYMEX में चल रही है, और MCX में जो कच्चे तेल का भाव 6,445 के लगभग चल रही है। हमें लग रहा है कि 78 की तरफ हम यदि देखें तो एक माइल्ड बुलिशनेस अभी भी बरकरार है। $75 का एक स्टॉप लॉस रखते हुए या 6,390 का स्टॉप लॉस रखते हुए हमें दोबारा एक 82 लेवल तक WTI आने की संभावना दिखाई दे रही है, या MCX में मान के चलेंगे कि 6,680 की भाव की आने की संभावना है। ये दिसंबर वायदे की बात कर रहे हैं हम। बेसिकली ये जो कंफ्यूज्ड सिचुएशन, जो रेंज की जो बात कर रहे थे, वो है बिकॉज G7 और EU प्राइस कैप के बारे में अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रही है। $65 या $70 के आसपास की प्राइस कैप देनी है या क्या करनी है, वेदर द रशियन इससे भी लो लेवल्स पे बिड करना चाहिए या क्या है, उस डिसीजन में आ नहीं रहे हैं। पर $78 का जो अभी जो उछाल है, यहाँ पर 82 तक जाने की संभावना है।
जी हाँ, अगर पिछले कई सेशंस की बात करें तो 3 से 5% की मूवमेंट हमने कच्चे तेल में रोजाना आते हुए देखी है। मिस्टर शर्मा, एज अ प्रोड्यूसिंग कंट्री एंड एज अ कंज्यूमिंग कंट्री ऑल्सो, जिस तरह की वॉलेटिलिटी यहाँ पर कच्चा तेल दिखाने लगा है, किस तरह से आप उसे देखते हैं? देखिए, इस वक़्त तो जो सेंटिमेंट्स थोड़ा वो कमज़ोरी वाला लग रहा है, क्योंकि चाइना में जो है तेल और क्रूड ऑयल की कंज़म्पशन कम हो रही है। और अभी मैं आज ही सवेरे पढ़ रहा था कि चाइना ने सऊदी को बोला है कि वो जो क्रूड ऑयल सप्लाईज़ दिसंबर की कम कर दें, कट कर दें, क्योंकि वहाँ पर कोविड की वजह से जो काफ़ी जो एनर्जी सेक्टर में और पूरे इकोनॉमी में काफ़ी मंदी का माहौल है, जिसके रहते वहाँ पे जो कि दूसरे सबसे बड़े इंपोर्ट करने वाली कंट्री है, वहाँ पे अगर इंपोर्ट कम हो रहा है, इसका मतलब डिमांड कम हो रही है। तो ये इमीडिएट इसका जो सेंटिमेंट्स में जो फर्क पड़ता है, तो दाम में जो है एकदम नरमी सी आ गई है। तो और दूसरा अभी जो उन्होंने बताया कि भाई अभी ये जो ऑयल प्राइस कैप लगाने की बात हो रही है, पिछले 2-3 महीने सुन रहे हैं, कोई उनका डिसीजन नहीं हो पा रहा है। अभी ये नहीं हो पा रहा है, $60 पे लगाना चाहते हैं, 70 पे लगाना चाहते हैं। और मैं पिछले 2-3 महीने से लगातार बोल रहा हूँ कि इस किस्म का आर्टिफिशियल प्राइस कैप लगाना आसान नहीं हो पाएगा, और उसके इम्प्लीकेशंस और बल्कि नेगेटिव हो सकते हैं। रशिया, they have gone on record to say कि अगर कोई उनके प्राइस कैप लगाई जाती है तो तेल के दाम $200 तक जा सकते हैं। देखिए, उनका जो सप्लाईज जो मार्केट में आ रही हैं, अगर वो आनी बंद हो जाती हैं, तो आप ये मान के चलिए कि दाम में एकदम से फ्लेयर अप होगा। तो इस वक्त जो सेंटिमेंट्स में थोड़ी नरमी है, बट मैं समझता हूँ कि यह शॉर्ट टर्म है। अभी दामों में तेजी आएगी, जरूर आएगी। क्या उसके ऊपर ट्रिगर होगा, ये भी सोचने वाली बात है। चाइना की डिमांड कैसे पिकअप होती है, वहां से कैसे सेंटिमेंट्स पिकअप होते हैं, और ये जो डेरिवेटिव मार्केट है वो उसको कैसे लेती है। ये तो देखिए, मान के चलिए जी हाँ, अगर ट्रेडेड कमोडिटी है वो क्रूड ऑयल है जी। और एक्चुअल जो खपत और के हिसाब से जो है, जो डेरिवेटिव ट्रेड उससे कई गुना ज्यादा है, तो जिसमें स्पेकुलेटिव काफी सेंटिमेंट्स रहता है। तो मैं समझता हूँ कि, और वैसे भी डिमांड सप्लाई में गैप कम होता जा रहा है, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म व्यू यही होगा कि दामों में तेजी आने वाली है जी। तो अभी ये जो मंदी का दौर कब तक हमको इसकी सहूलियत मिलेगी, खास करके हमारे देश के लिए तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। जी हाँ। बट मुझे आगे गोइंग फॉरवर्ड थोड़ी चिंता की बात भी लगती है कि दामों में बल्कि वो तेजी का अंदेशा ही फ्यूचरिस्टिक में देखने को मिल रहा है। अभी ये मुझे शॉर्ट टर्म फिनोमेना। एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा उठापटक बहुत ज़्यादा है। अगर इस साल की बात की जाए तो 140 का हाई हमने बनते हुए देखा, और उसके बाद इस वक्त जो यहाँ पर लोज हैं। ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा, इंडिया एज अ कंज्यूमिंग कंट्री के लिए तो ये गुड न्यूज़ है, लेकिन आगे जाते हुए आई नो काफ़ी मुश्किल है प्राइस व्यू देखना। जैसे आपने कहा बहुत सारे फैक्टर्स हैं वॉच करने के लिए, लेकिन जिस तरह की मांग हमने इंडियन मार्केट से आते हुए देखी है, एक डिस्काउंटेड तरीके से यहाँ पर रशिया से फिलहाल खरीदारी हो रही है। इंडियन मार्केट्स के पोजिशनिंग के हिसाब से आप कैसे देखते हैं यहाँ पर प्राइस और आगे जाते हुए मांग? तो देश में जो है खपत लगातार बढ़ रही है, हर महीने जो है उसकी कंजम्पशन ज्यादा होती जा रही है। तो फंडामेंटल्स की बात तो यही है, अगर चाइना आल्सो कम्स टू उनका जो नॉर्मल जो कंजम्पशन लेवल होता है, तो आप एकदम इसके दामों में तेजी देखेंगे। और ये जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे पैन आउट होती है, ये जो प्राइस कैप लगाने की बात हो रही है, कहाँ तक हो पाएगी। हाँ, एक और मैं चीज बताना भूल गया, एक मंदी का कारण ये भी है कि अभी मार्केट में अनऑफिशियल न्यूज आई थी कि ओपेक प्लस ने बोला है कि अभी वो अपना ऑयल के कंजम्पशन में बढ़ोतरी करने वाले हैं, तो उससे भी फर्क पड़ता है कि दामों में थोड़ी नरमी आई है। पर ये भी बात सही है कि उनके पास, इन कंट्रीज के पास वो प्रोडक्शन बढ़ाने की क्षमता बहुत ज्यादा नहीं है। डिमांड सप्लाई गैप, क्योंकि मैंने बताया, कम होता जा रहा। अगर डिमांड पिकअप करती है, खास करके चाइना की डिमांड नॉर्मल स्टेज में आती है, तो आप ये समझ के चलिए कि $100 के ऊपर क्रॉस होने में देर नहीं लगेगी।
ऑलराइट, यानी कि यहाँ से नीचे जाने का मौका कम ही है शायद, और वाइल्ड कार्ड यहाँ पर चाइना की तरफ से आएगा। अगर वहाँ पे मांग निकल के आती है तो भावा में अच्छा खासा सपोर्ट रन अप हम फिर से आता हुआ देखेंगे। बहुत शुक्रिया मिस्टर शर्मा एज ऑलवेज आपका साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम फंडामेंटल्स पे बात करने के लिए। मिस्टर रामास्वामी आपका भी वो स्ट्रैटेजी यहाँ पर बना के देने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, फिलहाल कमोडिटीज में इतना ही समय है, लेकिन सुमित हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सुमित, कल तो ऑल टाइम हाई था, आज क्या हाल है? आज थोड़ा ब्रीदर ले रहा है मार्केट, इसे कह सकते हैं कि कल की तेजी के बाद, तूफानी तेजी के बाद आज थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा है। लेकिन हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप में आज एक्शन है और इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच काफी बेहतर है। तो अब देखते हैं कैसा रहेगा सेकंड हाफ, लेकिन सो फार मिड कैप में बाइंग है। तो एक ब्रेक के उस पार लौटते हैं, फ्यूचर में बातचीत करते हैं।